नमस्कार। गीता आईएएस में आपका जोरदार और धमाकेदार स्वागत है। हमेशा ही होता है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? आज हमारी 9वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि मूल्यों का आत्मसातीकरण क्या होता है। हमने उस पर फोकस किया था केवल। बहुत सारे केसेस भी देखे थे कि मूल्यों का आत्मसातीकरण क्या होता है, तो उससे क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मूल्यों का आत्मसातीकरण कब होता है और कैसे होता है। हम इस पे फोकस करेंगे। फिर अगली क्लास 10वीं क्लास में जब हम आएंगे तो फिर पढ़ेंगे कि मूल्यों के आत्मसातीकरण के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, आज की क्लास का एजेंडा ये है कि हम ये पढ़ेंगे कि मूल्यों का आत्मसातीकरण कब होता है, कैसे होता है, और जॉन बॉल्बी का एक सोशल अटैचमेंट, एक अटैचमेंट थ्योरी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। पहला आ रहा है कब होता है। ठीक है, तो पहला नंबर 1 हम ये पढ़ रहे हैं। कब होता है मूल्यों का आत्मसातीकरण कब होता है, और हम ये पहला पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में होता है। मूल्यों का आत्मसातीकरण पहला चाइल्डहुड में होता है, बाल्यावस्था में होता है, बचपन में होता है। कैसे होता है? बचपन में होता है, लेकिन उसमें क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, अब बचपन में भी उसमें भी एक अनुकरण होता है, इमिटेशन। अब मैं बोलूंगा कॉपी कलम लेके बैठिएगा, बाल्यावस्था में इमिटेशन नोट करते ही रहिएगा। टॉप नंबर बस जो बोल रहा हूँ, जैसे अनुकरण, इमिटेशन, ये वर्ड यूज आप नोट कर लेंगे कॉपी पे। ठीक है, तो इमिटेशन, अनुकरण, इमिटेशन, बाल्यावस्था में हम उसका सब टॉपिक पढ़ेंगे। अनुकरण, इमिटेशन मतलब बच्चा क्या करता है, माता पिता, शिक्षक या बड़ों को देखकर वैसा ही करने लगता है। ठीक है, मतलब बच्चा देख कर सीख रहा है, यह है इमिटेशन। ठीक है, फोकस करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, या एग्जांपल से समझ में आएगा कि एक बच्चा है, रोज मम्मी जो है किचन में खाना पका रही हैं। वहाँ से पिताजी रोज बाहर निकलते हैं सूटकेस अपना हाथ में लेके, ऑफिस वाला, और कहते हैं बिमला मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा बच्चा क्या है, रोज देखता रहता है ये सारी चीजें कि ये जो है आदमी, ये इस माँ अंदर खड़ी रहती, ये हाथ लेके जाके बिमला मैं जा रहा हूँ ऐसा बोलता है। तो फिर एक दिन वो भी उठा, एक कोई सूटकेस जैसा कुछ छोटा सा चीज लेता है, और फिर जो अपनी माँ को कहता है बिमला मैं भी जा रहा हूँ। तो माँ देख के कहती ये देखो, ये छुटकू जो है क्या अपने आपको बाप समझ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, वो अपने पिता को बार बार देख के ऑब्जर्व कर रहा था, वो तो देख कर उनका अनुकरण किया। ठीक है, माता पिता, शिक्षक, बड़ों को देख कर वैसा ही करता है, एक्ट करने लगता है। ठीक है, ये है अनुकरण, इमिटेशन। समझ में आया? ठीक है, ओ भैया फोकस। ये बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में इमिटेशन हम पढ़ रहे थे। समझ में आया इमिटेशन क्या होता है? बच्चा देख कर सीख रहा है। और दूसरा पढ़ेंगे हम उसका, बाल्यावस्था में सब टॉपिक दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, मूल्यों का आत्मसातीकरण कैसे होता है? अनुभव से होता है। ऊपर हमने इमिटेशन यानी बचपन में कैसे हो रहा है, इमिटेशन, अनुकरण से। अब दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस से होता है। जब बच्चा देखता है कि अच्छे काम का अच्छा परिणाम दिखता है उसको, जब वो अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा परिणाम मिल रहे हैं, शाबाशी भी मिल रही है, तो वो उसके अनुभव में चला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे कि स्कूल में झूठ बोलने पर सजा मिली एक बारी, और जब सच बोला तो शिक्षक ने सराहा, टीचर ने बहुत तारीफ की कि अरे बच्चे तुमने तो तबाही मचा दी, तुमने तो सच बोल दिया, गांधी जी के बाद अब तुम्हारा ही नंबर है। तो बच्चा जो सीखता है इससे सच बोलना, कि सच बोलना अच्छा है, उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि सच बोलेंगे तो तारीफ होगी, खूब अच्छा सारी चीज़ें होंगी हमारे साथ, गांधी जी के बाद हमारा ही नाम लिया जाएगा। तो वो सच बोलना सीखता है। ठीक है, कि सच बोलना ठीक है, उसके दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाता है उसको इस बात का, अनुभव की सच बोलना ही है। ठीक है, अब उसमें चाइल्डहुड में हम तीसरा सब टॉपिक पे आ रहे हैं, रिपीटेशन, दोहराव। ठीक है, रिपीटेशन कि बार बार करने से व्यवहार स्थायी बन जाता है। किसी भी वैल्यूज को बार 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 रिपीट करते 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 एक लंबे टाइम से ना वो आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा, मूल स्थायी हो जाएगा। मूल्य जो है एकदम स्थायी हो जाएगा, जड़ पकड़ लेगा कि अब जो आप बाई नेचर भी करने लगेंगे उस तरीके से। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक,
आज सिंपल एग्जांपल आएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी एग्जांपल आने की कोई ज़रूरत नहीं, केस आएंगे नहीं, क्योंकि मूल्यों का आत्मसातीकरण कब होता है और कैसे होता है हमें ये इस पे फोकस करना है, तो इसमें केस नहीं ला सकते कोई। ठीक है। तो हम रिपीटेशन को में एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बच्चा जो है रोज देखता है कि उसके घर में काम करने वाले नौकर को भी सम्मान से भैया चाचा कहकर बुलाते हैं। उसके पिताजी जो है, बच्चे के जो पिता हैं, वो जो उनके घर में नौकर हैं उनको भैया चाचा ये कह के पुकारा जाता है। ठीक है, ये नहीं कहा जाता कि ये नौकर यहाँ, ये नहीं बोला जा रहा है, बहुत सम्मान से बहुत प्रेम से उनको बुलाया जा रहा है। तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो देख रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था होता है। फिर बच्चा भी दूसरों का जो नौकर है घर में उनको सम्मान से वो भी बुलाने लगता है, अब बार बार ये करता है, तो वो उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, जब भी बुलाएगा तो कहेगा भैया, ओ भैया। ठीक है, इस तरीके से बुलाएगा, वो नहीं कहेगा कि ए मिस्त्री, ओ मिस्त्री। समझ में आया? तो ये बदतमीजों वाली भाषा होती है। तो इस तरीके से नहीं बुलाएगा बच्चा, बच्चा बचपन से ही जो है तमीज़ और होने लगेगा। ठीक है, आप अगर देखते होंगे इस तरीके के मिसकंडक्ट करने वाले लोग, तो समझ लीजिए कि दिमाग बचपन में उनका एंटीना खराब हो चुका था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया उन पे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए एक और, कि घर में जो है काम वाम लगा हुआ है आपके, कुछ लोग आते हैं बाहर से जो वर्कर्स होते हैं, जो इन सब में माहिर होते हैं, कारीगर होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, आपका घर बनाते हैं। तो अब कुछ लोग देखते होंगे, कुछ लोग का ट्रीटमेंट उनके प्रति जो है एकदम ऐसा लगेगा कि नौकर मालिक वाला रहेगा, और कुछ लोगों का देखेंगे तो दोस्तों वाला व्यवहार रहता है। आसपास आपने देखे होंगे, तो कुछ लोग देखेंगे बोलेंगे ओ मिस्त्री, ओ मिस्त्री, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो बदतमीजों वाली भाषा होती है। कुछ लोग बोलेंगे ओ भैया, आराम आराम से, ठीक ले लीजिए, आराम से एकदम सौम्यता से, ऐसे स्वभाव आपको दिखते होंगे। तो जो ओ मिस्त्री जो करते हैं ना, तो उनका एंटीना हिल चुका है, मतलब समझ लीजिए कि बचपन में उनका जो है परवरिश ढंग से हुआ नहीं है, या फिर ऐसा पीयर ग्रुप उन्होंने ऐसा पाला कि दिमाग खराब हो गया उनका। ठीक है, तो ये वहाँ यहाँ पे यही है, रिपीटेशन की ज़रूरत थी उनके खोपड़ी में, कि बार 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 वो व्यवहार में लाते, तब जाके उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाता, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, पिता को बार बार देखता है कि वो बहुत ही सम्मान से बात कर रहा है, सम्मान से, अपने से नीचे तबके के लोग हैं, वो कम कमाते हैं लेकिन फिर भी जो है उनसे तमीज़ से पेश आ रहे हैं, तो बच्चा उसे देख के बार बार वो भी रिपीट करता है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, उसे यह समझने की ज़रूरत नहीं रहती कि, क्योंकि यह उसकी नेचर यानी फितरत का हिस्सा बन चुका है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे सोचना पड़ेगा कि इनको इस तरीके से बुलाएं। उनके दिमाग में ये फिट रहेगा कि हाँ, हमको इनसे तमीज़ से ही बात करनी है। ठीक है, उनके बाई नेचर होगा, वो बदतमीजी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाई नेचर, उसकी फितरत ही वैसी हो गई है कि वो भैया करके ही पुकारेगा उनको, भैया कह के, या फिर किसी तरीके से जो है सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल करेगा, लेकिन बदतमीजी नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आया? ये बाल्य चाइल्डहुड में हमने 3 सब टॉपिक पढ़े थे, इमिटेशन, एक्सपीरियंस और रिपीटेशन, अनुकरण, अनुभव और दोहराव। ठीक है, सबके एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ओ भैया फोकस, कहाँ घूम रहे हो इधर, फोकस। ठीक है, तो अब हम इसी को बाल्यावस्था को कुछ वैल्यूज के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ऑनेस्टी लेके इसको समझेंगे कैसे ये आत्मसात हो रहे हैं। ठीक, अब इसी तरह से वैल्यूज लेके आपको एज ए एग्जाम्पल दिमाग में फिट करेंगे। ठीक है, पहला आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। एग्जाम्पल लेके बताते हैं कैसे दिमाग में जा रहा है ऑनेस्टी, उनके व्यवहार का हिस्सा बच्चे का कैसे बनने वाला है अब ये। ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में टीचर है, टीचर ने पूछा कि कॉपी किसने खो दी। उनको पता चल गया टीचर को किसने कॉपी खोआ दी है अपनी। तो टीचर से पूछा गया कि कॉपी जो है, कॉपी किसने खो दी, कॉपी किसने खो दी। ठीक है, फोकस करेंगे, कॉपी किसने खो दी। तो सब डर गए, सारे बच्चे हताहत हो गए, डर गए सब बच्चे। ठीक है, लेकिन बच्चे ने सच बोला। ठीक, एक बच्चे ने उठा और सच बोला, उसने, टीचर ने सजा नहीं दी, बल्कि उसको बोला कि सच बोलना बहुत ही हिम्मत की बात है। बच्चा और एकदम सीना चौड़ा करके एकदम खड़ा हो गया कि अरे यार ये क्या हो गया, अब तो सच बोलना तो एकदम मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है। तो सीना फुला के दिन भर अपने स्कूल में घूमता कि आज मैंने सच बोल दिया, आज मैंने सच बोल दिया। तो पूछा, सबने बच्चों ने पूछा अरे ऐसे क्या बोल दिया। तो उसने बताया कि किताब, कॉपी खो गई थी किसी की।
और मैं खड़ा होकर बता दिया कि मैंने सच बोल दिया, तो और छोटे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, और उसमें कहेंगे ओ यार तो शेर है, तो और वो और चौड़ा होने लगा, सीना और फुलाने लगा, अपना 56 इंच का करने लगा। ठीक है, समझ रहे हैं, सच बोल दिया उसने। तो नोट, यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि अब बच्चा जो है सच बोलने का आदत बना लेगा, अपनी हैबिट में, वो हैबिट में लाने की कोशिश करेगा सब चीज़ों को। ठीक है, कि सच बोलो हमेशा। समझ में आया? ये था ऑनेस्टी एक वैल्यू सिस्टम की तारीफ बार बार होगी, आप अगर इस तरीके का एक्ट करेंगे तो तारीफ होगी, तो सच्चा बच्चा जो है दिमाग में उसके फिट हो जाएगा कि सच बोलना है। दूसरा एक सम्मान, रिस्पेक्ट, दूसरा वैल्यू सिस्टम ले रहे हैं दिमाग में। ओ भैया फोकस, फोकस बिंदु इधर होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मान, तो एक एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल से, बच्चा देखता है, ठीक है, एक बच्चा है देख रहा है कि पापा हमेशा दूध वाले को राम भाई कहते हैं, कभी नाम से नहीं बुलाते। दूध वाले आते हैं, ओ राम भाई कैसे हो, हाल चाल, एकदम सब बढ़िया, वो भी बोलता हो यो ब्रो, एकदम उनका अच्छे से एकदम सब चलता है। तो बच्चा भी उसी तरीके से दूध वाले को बोलने लगता है, राम भैया, राम भैया। ठीक है, देख के सीख रहा है वो सारी चीज़ें। तो सम्मान देना उसके नेचर का हिस्सा बन जाता है एक समय के बाद। अब इस पे बात की थी हमने पीछे, अब एक और एग्जांपल लेके आया है यहाँ पे। ठीक है, देख के सीख रहा है अपने पिता को। तीसरा है, तीसरा मूल्य आ रहा है शेयरिंग, मतलब बांट के हर चीज़, खाना पीना हो गया किसी भी चीज़ को तो बांट के खाना। अकेले में सब आया घर में आया 4 समोसे, आप चारों समोसे लेके कोने में जाके खा के दबा के प्लास्टिक फेंक दिया डस्टबिन में और बोला कुछ नहीं आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयरिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा है टॉफ़ी लेकर आता है। ठीक है, एक बच्चा जो है टॉफ़ी लेकर आया, माँ ने कहा कि थोड़ी सा जो है ना, थोड़ा टॉफ़ी जो अपनी बहन को दो, तुम्हारी बहन है ना, उसको भी दो थोड़ा टॉफ़ी। तो उस बच्चे ने टॉफ़ी दे दी, तो बहन खुश हुई, बहन खुश हो गई कि चलो अच्छा, मेरे छोटे भाई ने हमको टॉफ़ी खिलाई। माँ ने उस छोटे बच्चे की इतनी तारीफ की, तो वो तो एकदम सीना फिर से ऐसे, सीना और अपना पीठ ऐसे आगे पीछे करके जो है फुला के घूमने लगा, उसकी तारीफ हो गई खूब ज़्यादा। तो बच्चा सीख गया कि चीज़ें बांटने से खुशी दोगुनी हो जाती है। ठीक है, चीज़ें बांट कर खाना पीना, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना, से दोगुनी हो जाती है। उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई, माँ ने तारीफ भी कर दी ऊपर से, और सीना आगे पीछे फुला के घूम रहा है, एक तरीके से डांस कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो शेयरिंग इज केयरिंग उसके दिमाग में एकदम ऐसे होता है ना, बंदूक लगा के दाग देना, फिर उस पार निकले भी नहीं, ऐसे ऐसे लगा के ऐसे ठोक देना उसके दिमाग में। तो वो फिट हो गया उसके दिमाग में, आत्मसात कर लेगा वो एक समय के बाद रिपीटेशन करते करते उस चीज़ों का। ठीक है, चौथा डिसिप्लिन, अनुशासन। ये मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैल्यू सिस्टम्स का कि कैसे ये आत्मसात होते हैं, कैसे दिमाग में फिट हो रहे हैं बच्चे को बचपन में। ये डिसिप्लिन और भी ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं एज एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि कैसे आ रहे हैं आपके मन में, कैसे आत्मसात हो रहे हैं, समझाने के लिए बच्चे के। एग्जाम्पल अनुशासन का, कि माँ रोज कहती है कि खाने से पहले हाथ धोया करें। हाँ, खाना खाने से पहले यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। तो बच्चा दिमाग में बैठता, ओ ऐसा करना है, तो बच्चा जो है हर बार करने लगता है ऐसा। तो धीरे धीरे उस हाथ धोना ना परमानेंट आदत बन जाती है। खाना खाने से पहले जाकर नल खोलेगा, ऐसे ऐसे हाथ धो लेगा, फिर जाएगा खाना खाने, उसकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन अनुशासन उसका आदत का हिस्सा बन जाएगा। वो फिर बाई फितरत भी में ही उसके हो जाएगा, वो बाई एक्ट करेगा, वो बाई नेचर ही करने लगेगा। उसको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाथ धो के खाना खाया करो। ठीक है, बार बार रिपीट करेगा उस चीज़ को। कंपैशन, दया करना, करुणा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेने, डेली लाइफ के एग्जाम्पल उठा के समझेंगे तो ये सब टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो सड़क पर घायल कुत्ता पड़ा हुआ है, सड़क पर घायल कुत्ता पड़ा हुआ है, पापा उसे पानी देते हैं और डॉक्टर बुलाते हैं, बच्चा देख रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बच्चा पूछता है कि हमने ऐसा क्यों किया, पिताजी से पूछ रहा है कि पापा हमने ऐसा क्यों किया। तो पापा कहते हैं कि दूसरों का दुख दूर करना ही इंसानियत है। ठीक है,
बच्चा कहता है ओ यस 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 यस, ऐसा ही करना है। तो बच्चा भी आगे चलकर दयालु बनता है कि पिता उसको दिखाते हैं कि देखो लोगों की मदद करो, जानवर हो या चाहे कोई हो, यू हैव टू हेल्प। तो बच्चा भी कहता है हाँ ठीक है। बच्चा बड़ा होता है किस तरीके का उसका पर्सनैलिटी कैसा बनेगा, वो दयालु बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मूल्यों का आत्मसातीकरण किस तरीके से हुआ है, हमने किस तरीके से देखा, देख कर। बच्चा देख कर सीखता है, अनुभव करता है। ठीक है, कुछ कांड हो गया, कुछ ने अच्छा काम कर दिया, खूब तारीफ हुई, उसने कहा कि अरे ये तो करने से तारीफ हो रही है मेरी, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। तो तारीफ हो रही है तो खुश हो गया कि हाँ हमारी तारीफ हो रही है, अब तो हम तो ऐसा ही करेंगे। और बच्चा क्या करता है, पिता जैसा एक्ट करता है, उसको देख पिता को देख के कहता है ये प्राणी ऐसा काम क्या क्या रोज ये कहता रहता है, बिमला में जा रहा हूँ खाना पैक कर दो। एक दिन उठ के वो भी लगा एक्ट करने। तो दोहराना, बार बार उसको रिपीट करता है। रोज देखता था कि पिताजी ऐसा कर रहे, वो भी लगा रिपीट करने। ठीक है, हाथ धोने के वाला जो एग्जाम्पल था, अनुशासन में आ गया उसके। तो ये एक तरह, फिर उसके बाद क्या होता है, ये आदत आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है उस बच्चे की। बचपन में बाल चाइल्डहुड की बात हो रही है पूरी। ठीक है, तो रिकैप करते हैं पूरा कि बच्चा कैसे सीखता है। जैसे ऑनेस्टी हमने पढ़ा, तो सच बोलने की आदत, रिस्पेक्ट, सभी को बराबर मानना, शेयरिंग, बांट कर जीना, बांट कर खाना पीना, डिसिप्लिन, नियमित जीवन जीना, कंपैशन, दूसरों को दुख को समझना। तो ये जो सारे वैल्यूज हैं वो आत्मसात कर ले जाता है बस इसी तरीके से। ठीक है, देख के, एक्सपीरियंस करके, बार बार उसको एक्ट करके, रिपीट करते 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 वो आपके मूल्य, आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये क्या, ये सारे टूल्स आपको पढ़ते वक्त ये दिमाग में क्लियर तो हो रहा होगा कि बचपन से बड़े होते होते अभी बचपन से अभी किशोरावस्था में कैसे होता है, आप जब अडल्ट होते हैं तब कैसा होता है, वो सब आएगा। तो आप ये एक टूल है जिसपे आप किसी को रख के परख सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसे बना होगा। वो जो बड़ा होकर आपके सामने कोई आके बदतमीजी कर जाता है या तमीज़ से कोई बात करता है, उसके पीछे का जो माइंडसेट आपको दिखने लगेगा। वो एक तरीके से ना, आप किसी को देख रहे होंगे ना, तो वो आप स्कैन कर रहे हो इस टूल, और ये टूल आपको पता होंगे सारी चीज़ें। तो आप बेसिकली आप उसको स्कैन कर रहे होते, सामने आते ही आप स्कैन कर लेंगे उसके बस बशर्ते वो कुछ बोले, कुछ एक्ट करे, या कुछ चलने फिरने के तरीके, उसके बोलने के तरीके, उसके एक्सप्रेशन, चेहरे पे एक्सप्रेशन तो कोई छुपा नहीं पाता है। वो मुंह जुबान से बोले कोई कुछ और, मन में कुछ और जो मन में होता है वो चेहरे के एक्सप्रेशन पे दिखते हैं। जुबान तो वो कुछ और बोल रही होती है, लेकिन जो कहते हैं ना वो बीच की लाइन को पढ़ना, ये वो टूल सिखा देता है। और आप आदमियों को परखना अच्छे से, कैसे ना छान लेते हैं। और जो बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं यूपीएससी में ना, वो ऐसा ही करते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं अच्छे से। इसलिए ओवर स्मार्ट बनना, एक्टिंग करना, किसी काम करना, वो आप भी सीख जाते हैं। आप भी बोर्ड मेंबर्स को स्कैन कर लेते हैं। जो ढंग से पढ़ा लिखा होता है ना इन सब चीज़ों को, तो वो भी बोर्ड मेंबर्स को स्कैन कर लेता है कि किस टाइप के लोग हैं। तो उस टाइप से जो है अपना इंटरव्यू चलवाता है वो। कुछ होते हैं ना प्रो लोग, कुछ लोग होते हैं वो एकदम बिगनर जाते हैं, एकदम दया भाव से बैठे थे, भैया आप ही इंटरव्यू के मालिक हैं, हमको आईएएस बना दीजिए। कुछ लोग प्रो लोग होते हैं, वो सामने वाले को स्कैन करते हैं कि उस पर टूल्स पे काफ़ी मेहनत करके गए होते हैं इन टूल्स पे। तो जाके स्कैन कर लेते हो 2-3 बार। जब हेलो हाय होता है ना, वो इंट्रो देते वक्त वो आपको स्कैन कर रहे होते हैं, वो जब इंट्रो दे रहा होता है वो जो प्रो लोग होते हैं वो सामने वाले को स्कैन कर लेता है। फिर उसके बाद वो जो है अपने तरीके से इंटरव्यू चलवाता है। उन लोगों को लगता है कि वो बता रहे हैं कि इंटरव्यू हो रहा है ना, लेकिन वो वही चीज़ें बोलेगा जो उसको पता है, जो सामने वाले को हिंट देगा कि यही पूछो तुम हमसे। ये लोग होते हैं एकदम प्रो लोग, और यही लोग सिलेक्ट होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग प्रो लोग बनिए। इस टूल्स पे मेहनत ज़बरदस्त करना है, सामने वाले को स्कैन कर ले और अंदाज़ा लगा ले, और कि इसका माइंडसेट ठीक है कि नहीं है वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आया इतना? हमने पढ़ लिया है मूल्यों का आत्मसातीकरण कब होता है, कैसे होता है। उसमें हमने अभी चाइल्डहुड पढ़ा, बाल्यावस्था वाला। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। चाइल्डहुड में हम सब टॉपिक पढ़ रहे थे, सब इमिटेशन, एक्सपीरियंस, रिपीटेशन, ये सब टॉपिक्स थे। फिर हमने उसमें एग्जाम्पल लिए हैं, वैल्यूज़ के एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि वो कैसे आत्मसात हो जाते वो बस 4-5 लेके बता दिया कि ऐसे आत्मसात होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा। आई रिपीट, हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा, किशोरावस्था, टीनेज में मूल्यों का आत्मसात कैसे होता है।
आपके स्वभाव का हिस्सा टीनेजर्स में कैसे बनता है। टीनेज का मतलब है कि 13 से 19 साल के बीच जो है 13, 14, 15, जो 13 ये टीनेज टीनेज जब वर्ड आ रहा है ना, टीन टीन, इसका मतलब ये है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद 20 आ जाता है, तो टीनेजर खत्म। इसी ये टीन टीन जो लास्ट में रूट लगा हुआ है ना, उसी की वजह से टीनेज है ये, ठीक है, 13 से 19, ठीक है। तो जो टीनेज में बच्चा कैसे सीखता है, परिवार से तो सीखता ही बचपन है, लेकिन उसके अलावा दोस्त, स्कूल, सोशल मीडिया, फिल्म्स, सोसाइटी, अपने समाज से सीखता है, ठीक है। अब सवाल है कैसे सीखता है, समाज से कैसे सीखता है। तो इस समय क्या है, फोकस करेंगे कि इस समय वैल्यू सिर्फ आदत का हिस्सा नहीं रहती है। इस समय जो टीनेज में आदत का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वो सोच और पहचान मतलब आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगती हैं। जो वैल्यूज होती हैं वो आदत का हिस्सा नहीं रहती केवल, वो आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। समझ रहे हैं। अगर आपने ऐसे वैल्यू सिस्टम को अपने अंदर आदत बना ली है, जैसे गुस्सा करना, नफरत करना, हिंसा करना, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग देख के बोलते हैं ना, अरे बड़ा गुस्सा है यार, बड़ा बदतमीज है। जनरली लोग बोलते हैं ना बोलते वक्त कि बड़ा बदतमीज है यार, ये गुस्से वाला है, इसे तो बात करने लायक नहीं है। वो इसका मतलब आपने लंबे टाइम से उसको प्रैक्टिस किया है, करते 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 आपने नहीं, आपको पता नहीं चला। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपना स्कैन कर पाएंगे, अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। नहीं होगा तो बाय नेचर आप करते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। समझ में आया। अगर वही आप प्रेमी स्वभाव, सौम्य स्वभाव के रहेंगे तो आपको लगेगा कि सब कहेंगे यार शांत स्वभाव का व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। तो आपके जो है जो आदत थी वो आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है, आपकी पहचान बनने लगती है कि यार शांत स्वभाव का है, ज़्यादा नहीं बोलता है, ठीक है, इस तरीके का सुनते ही होंगे आप लोग। तो आइडेंटिटी बनने लगती है टीनेज में। तो बच्चा सोचने लगता है कि इस समय बच्चा सोचता है कि मैं कौन हूँ। एकदम वो वैराग्य वाला भाव नहीं होता है, वो पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ, मुझे किस तरह का इंसान बनना चाहिए। ये सारे उसके मन में आते हैं टीनेजर्स में, किशोरावस्था में। तो अगर आपके मन में भी आ रहा है, अगर जो टीनेज में है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। कि अब आप आइडेंटिटी खोज रहे हैं अपनी। आप अब खेल कूद लिए खूब, बॉर्नविटा को पी लिया, हॉर्लिक्स को पी लिया, और आइडेंटिटी अपनी पहचान बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। कैसे होता है, अब सवाल है कैसे होता है, टीनेज में कैसे होता है। पहला आई रिपीट, रोल मॉडल इफेक्ट। फोकस करेंगे, रोल मॉडल इफेक्ट, ठीक है। आदर्श का असर। टीनेजर्स में क्या होता है, हम देखते हैं ना, अरे यार सलमान खान ये तो बॉडी वॉडी एकदम बना है, ऋतिक रोशन की तरह एकदम ऐसे ऐसे डांस करेंगे, ये होता है दिमाग में। कुछ लोग कहते हैं कि अरे महेंद्र धोनी, क्या भाई, महेंद्र भाई, माही भाई, इस तरीके से आवाज़ आप लोग सुनते ही होंगे आसपास। कुछ लोग कहते होंगे स्वामी विवेकानंद, जय हो जय हो। महात्मा गांधी को हम अपनाते हैं, अम्बेडकर को हम अपनाएंगे। कुछ लोगों को कहते हैं कि हम मोदी बनेंगे, कुछ कहते हैं नेहरू बनेंगे, कुछ कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाएंगे हम। इस तरह होता है। आदर्श मानना, किसी को अपना रोल मॉडल बना लेना। फिर जो है टीनेज जो है अपनी मनपसंद के खिलाड़ी, नेता, शिक्षक या किसी फिल्म स्टार को देखकर वैल्यूज अपनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, एक रोल मॉडल का एक एग्जाम्पल लेंगे, महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी में क्वालिटीज़ क्या है, आप स्कैन करेंगे तो आप पाएंगे उनका स्वभाव जो है शांत है, शांत स्वभाव के हैं, हम्बल नेचर है, ठीक है, सबसे अच्छे से बात करते हैं। तो टीनेजर देखता है उनको, सीखता है उनसे कि सफलता पाकर भी, आप देखते होंगे ना महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े क्रिकेटर बनने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहते हैं, बिल्कुल लोगों से मिल लेते हैं। अपने जो आसपास के लोग हैं आप लोकल में मिलते हुए देख लेते होंगे, वीडियोस कभी कभी वायरल हो जाते हैं। तो जमीन से जुड़े हुए रहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो ऐसे में जो ह्यूमैनिटी है, लीडरशिप है, उनके अंदर का जो आत्मसात जो है, टीनेजर जो है उनको आत्मसात करते हैं ये सब क्वालिटीज़। कि उनका शांत स्वभाव है, हम्बल नेचर के हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मानवता है अंदर, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो सब टीनेजर अपने अंदर एक्वायर करता है, आत्मसात करता है। जब उनको मान लेता है कि हाँ मतलब एक क्रिकेटर को जो है रोल मॉडल मानता है अपना, तो उनकी ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर आत्मसात करता है, ठीक है। ये है रोल मॉडल इफेक्ट, किसी को अपना रोल मॉडल बना लेना।
आप किसी नेता को अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, आप अपने पिता को रोल मॉडल बना सकते हैं, अपनी माता को रोल मॉडल बना सकते हैं। रोल मॉडल कोई हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है पीयर इन्फ्लुएंस। आपके पीयर ग्रुप्स, कहते हैं ना आपका दोस्ती का जो संग आप घर से बाहर निकलते हैं, आप दोस्त बन रहे हैं आपके टीनेज में, आपके होते होंगे ना संगी साथी, ग्रुप बना के घूमते होंगे आप लोग, छटा हुआ ग्रुप, फटा हुआ ग्रुप, इस तरीके का ग्रुप वगैरह बना के घूमते ही होंगे। ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनते होंगे, छटे हुए ग्रुप, फटे हुए ग्रुप, इस तरीके का। तो पीयर इन्फ्लुएंस मतलब दोस्तों का असर कितना पड़ता है आप पे, आत्मसात वैल्यू सिस्टम को आत्मसात करने के लिए दोस्तों का कितना असर पड़ता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ठीक है। एक तो रोल मॉडल इफेक्ट हो गया, तो रोल मॉडल माना, उनसे कुछ सीख लिया। अब आपके पीयर ग्रुप, आप दोस्तों से क्या सीख रहे हैं, अपने ग्रुप में जो समूह है उनसे क्या सीखेंगे। दोस्तों के दबाव या साथ के वैल्यूज इंटरलाइज होते हैं, ठीक है, आत्मसात होती है। मान लीजिए आपका कोई पीयर ग्रुप है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, मान लीजिए आपके अगर दोस्त रेगुलर जिम जाते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई करते हैं, और टीनेजर भी, तो फिर टीनेजर क्या करेगा, जो उसका ग्रुप होगा वो मेहनती होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा, ठीक है, उनसे ये जो मेहनत और डिसिप्लिन वाला जो वैल्यूज है ना उसको आत्मसात करेगा। ये पॉजिटिव है अगर इस तरीके का पीयर ग्रुप है तो। और नेगेटिव क्या है, ग्रुप बना हुआ है, सुट्टा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट, और छल्ले बना रहे हैं सब पी पी के, ओ देखो हम तो पीते हैं, और राउंड राउंड छल्ले बनाते हैं। उनको ये नहीं पता होता उनका फेफड़ा जल रहा होता है, फेफड़ा खराब कर रहे होते हैं। एक तो खुद पी रहे होते, दूसरे को, बगल वाले को तंग कर रहे होते हैं। और फिर झगड़ा हो जाता है, लात खाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे हमको लात क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दोस्त के पीयर ग्रुप जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नशा वगैरह कर रहे हैं, एकदम छल्ले बना बना के, तो उस तरीके का टीनेजर जो है गलत चीजें सीख लेता है। वो भी पीयर प्रेशर में आके वो भी लगेगा छल्ले बना के उड़ाने, देखो मैं भी छल्ले बना पड़ा, तुम लोग तो गोल बना, त्रिकोण बना रहे हैं समझ रहे हैं आप, कह रहे हो सब लोग गोल छल्ले बना रहे हैं, त्रिकोण बना रहे हैं, ट्रायंगल में फूक रहे हैं। फिर एक दिन जल्दी फूक दिए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है। पीयर इन्फ्लुएंस से पॉजिटिव वैल्यूज कैसे आत्मसात करते हैं, पीयर ग्रुप से कैसे नेगेटिव। अगर आपका पीयर ग्रुप ठीक नहीं है तो मामला ठीक नहीं है। संगति से गुण आवत है और संगति से गुण जात, इसके बारे में हम बचपन में माता पिता हमें दिमाग में हर जगह से दिमाग में ठोस देते हैं ये सारी बातें। टीचर भी चिल्लाते रहते हैं हमेशा कि संगत ठीक होगा, संगत ठीक होना चाहिए, संगत ठीक, वो वाकई में संगत ठीक होना चाहिए। नहीं हुआ सीख ठीक तो आप ठीक नहीं रहेंगे, आपका जो पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं हल्का सा डैमेज कर जाएगा। हल्का डैमेज करेगा तो वो आपके बाई नेचर, आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। यानी पीयर्स वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर दोनों बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। टीनेज में ही हम पढ़ेंगे। पीयर इन्फ्लुएंस हो गया, पीयर इन्फ्लुएंस हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोकस करेंगे क्रिटिकल, किशोरावस्था में हम क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, अब जो वैल्यूज जो है, जो बच्चा होता है वो जो है आंख बंद करके फॉलो नहीं करता किसी भी चीज को। आंख बंद करके, ऐसे आंख बंद करिए, कहा कि ये है, मान लीजिए कहेगा कि देखो ये अमरूद का पेड़ दिखा के कोई बोलेगा कि देखो अनार का पेड़ है, तो कहेगा, तब वो तुरंत आंख बंद कर भरोसा नहीं करेगा उस पर, बल्कि सोचेगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है ये। तो क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जाम्पल लेंगे, एक आलोचनात्मक सोच डेवलप हो जाती है, डेवलप करने लगता है वो उस वक्त, ठीक है। टीनेज से आगे बढ़ चुका है वो, क्रिटिकल थिंकिंग उसके दिमाग में चल रहा है। तो उससे कैसे मूल्यों का क्रिटिकल थिंकिंग का जो वैल्यू सिस्टम है उसको कैसे आत्मसात करेगा कि एक टीनेजर देखता है, ये टीनेज में ही जा रहा है सारी चीज़ें। टीनेजर देखता है कि घरों में लड़कों को ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, ठीक है, और लड़कियों पर पाबंदी लगाई जाती है। वह सोचता है क्या यह सही है, और इक्वालिटीज़ की वैल्यूज को आत्मसात करता है, ठीक है। वो देखता है, टीनेजर देखता है कि लड़कियों को बोला जाता है इतने बजे आ जाओ वापस, लड़कों को खुली आज़ादी रहती है कि 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जब मन कर रहा है घूम रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लड़कियों को बोला इतने बजे वापस आ जाओ, तो देख रहा है ये सारी चीज़ें, ऑब्जर्व कर रहा है।
तो उस दिमाग में उसका चलता है क्या ये सही है, ये समानता का वैल्यू फॉलो हो रहा है यहाँ पे, हमको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट, उसको उतना गलत ट्रीटमेंट क्यों। तो जो इक्वलिटीज़ का वैल्यू होता है ना, उसको आत्मसात करने लगता है धीरे धीरे टीनेजर। अगर ढंग का पीयर ग्रुप रहा हो, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोचेगा। नहीं, अगर सामंती मानसिकता का व्यक्ति है तो सामंती मानसिकता का व्यक्ति समझते हैं जो बैठ के खाता है सिर्फ, मतलब काम कोई और करेगा, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा और उनको थोड़ा देगा, बैठ के खाएगा। सामंती मानसिकता के व्यक्तियों को की समस्या यही है, ठीक है। और सोचेगा कि हम तो प्रभुत्वशाली लोग हैं, हमको तो विशेषाधिकार मिला हुआ है बदतमीजी करने का, तो हम करेंगे। समझ रहे हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग वाले चाहिए, सोचने वाले लोग, ढंग के व्यक्ति, कि हाँ ये गलत है तो गलत है, ये इक्वालिटीज वाला वैल्यू सबको लिए बराबर होनी चाहिए, तो वो आत्मसात करता है टीनेज में, ठीक है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग उसे जेंडर इक्वालिटी और फेयरनेस का सपोर्टर बना देती है, और इसको वो आत्मसात करता है। देखता ही होगा टीनेजर में कि क्या क्या हो रहा है आसपास। अगर ढंग का उसका पीयर ग्रुप रहेगा, सोचने वाला प्राणी रहेगा तो सोचेगा इस सब एंगल से, ठीक है। अब हम समझ में आया इतना सारा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग में आकर वो सही और गलत को पहचानने की कोशिश करता है, वो आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। एक टीनेजर जो है आंख नहीं बंद कर लेता कि ये क्या है वो क्या है। अगर कहीं किसी को, उसकी माँ को गलत तरीके से पीटा जाएगा, बाहर का आदमी कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो बोलेगा कि गलत है ये मत करो, और बहुत ज़्यादा अगर लिमिट क्रॉस हुआ तो फिर वो भी लिमिट क्रॉस कर जाएगा। बाई सेफ्टी, अपनी माँ की सेफ्टी के लिए वो लड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पहचान बनाना, ये टीनेजर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस समय जो टीनेज का एज होता है ना, उसमें वो अपनी पहचान बनाने के लिए लगे होते हैं खूब, ठीक है। कहीं भी देखेंगे कि अगर जरा सा होता है ना, चार लोग खड़े हैं बीच में, सब लोग अपना अपना वाहवाही कर रहा है कि देखो हम ये हैं, हम वो हैं, हम चमगादड़ हैं, हम कौआ हैं, तो ये बोलेगा अरे हम भी कबूतर हैं यार, हमको नहीं गिना जाएगा क्या? तो फिर वो बोलेंगे कि हाँ हाँ चलो बहुत बड़े कबूतर हो तुम, कुछ नहीं कबूतर हो, चूहा हो तुम। तो वो कहेगा नहीं नहीं हम भी कबूतर है। तो अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा, पहचान बनाने की कोशिश करेगा कि हम भी किसी तरीके से अपने आप को बता दे कि हम भी हैं। कुछ लोग रहेंगे मौन भाव के, वो कहते हैं हम कुछ है ही नहीं भाई जाओ, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला है। वो कहता है यहाँ बोल के क्या होगा यार कि हम क्या हैं हम क्या नहीं है, वो तो समय बता देगा क्या हो तुम कौआ हो, चूहा हो, बिल्ली हो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टीनेजर में पहचान बनाने की जो इनकी बीमारी होती है वो आत्मसात करते हैं वो। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, ये मैंने हंसी मजाक में बताया लेकिन मैं सीरियस एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है। पहचान बनाना ज़रूरी है पॉजिटिव थिंक में। मलाला यूसुफजई के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, मलाला यूसुफजई, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज विनर। टीनेज में उन्होंने एजुकेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करना, एजुकेशन को अपनी पहचान बना ली थी। मैंने बोला था ना कि एक समय के बाद ये आपकी आदत नहीं होती, वो आइडेंटिटी बनने लगती है। अगर आप लंबे टाइम से गुस्सा कर रहे हैं, किसी से चिढ़ रहे हैं, ईर्ष्यालु बने हुए हैं ना, तो आपकी आइडेंटिटी बनने लगती है। तो सामने वाला ही देख के बोलेगा कि यार ये तो यार जो है झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, इससे दूर रहना ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो जो आदत थी आपकी पहचान बनने लगी, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बार बार वही एक्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग जो सौम्य रहेंगे उनको कहेंगे अरे बड़ा सौम्य स्वभाव है इसका, ठीक है। वो आदत उसकी आइडेंटिटी बनने लगी, उसकी पर्सनालिटी की आइडेंटिटी बन रही है अब, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, हमेशा उसको आत्मसात किया। तो लोग देख रहे थे कि बार बार ये बच्ची पढ़ने पे ही फोकस कर रही है, ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को अवेयरनेस फैला रही है, तो उसकी आदत, उसकी आइडेंटिटी बन गई कि एजुकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। तो तालिबान में जब हमले के बाद भी जो मलाला यूसुफजई थी, उन्होंने क्या बोला, बहुत ही फेमस लाइन है, उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, आई वॉन्ट एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। समझ में आया मैं समझाना क्या चाहता हूं? कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना ली, अपनी आदत को। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है, एजुकेशन, करेज, उनकी पहचान और करियर दोनों का आधार बन गई। उनके करियर और उनकी पहचान बन गई है। एजुकेशन, साहस दिखाना, एजुकेशन पढ़ाई के लिए प्रमोट करना लोगों को, ये उनकी पहचान बन गई, ठीक है। जो आदत थी वो अब पहचान बन चुकी है।
समझ में आया हमने क्या पढ़ा? टीनेज में क्या क्या पढ़ा हमने? 4 चीज़ें पढ़ी हैं। सब टॉपिक है रोल मॉडल। रोल मॉडल से क्या चीज़ें वैल्यूज, जो रोल मॉडल में उनका, जो आपने किसी को रोल मॉडल बनाया होगा उसमें कुछ अच्छी बातें देखी होंगी, तो उस अच्छी बातों को आत्मसात करना। ठीक है। पीयर इन्फ्लुएंस, आप अपने दोस्तों से क्या सीखते हैं? आप अपने दोस्तों से क्या सीखते हैं? अच्छा ग्रुप है तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बुरा ग्रुप है, छल्ले बना बना के उड़ाने वाले ग्रुप है तो बुरी चीज़ें सीखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, सही गलत की पहचान करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कैसे आत्मसात करेंगे टीनेज में, वो बातें हुई। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पहचान बनाने की भूख, ये भी आपके टीनेज में ही हो जाता है। आपकी आदत जो है, आदत आपका पहचान बनने लगता है। जैसे मलाला यूसुफजई का जो एग्जांपल दिया गया कि वो एजुकेशन को बार बार उनकी आदत बन गई थी कि ये चीज़ करने की, तो लोग उनको उसी की पहचान बन गई थी उनकी कि इसी तरीके से इनको देखना है। अब तीसरा पढ़ेंगे, 2 चीज़ें हो गई इस टॉपिक में। सब टॉपिक पढ़ा हमने, टीनेज के टॉपिक थे उसमें सब टॉपिक हमने ये 4 पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं अडल्टहुड, वयस्कता, कि मूल्यों का आत्मसात कब होता है, कैसे होता है। में हम तीसरा पढ़ रहे हैं कि मूल्यों का आत्मसात कब होता है हमें, वयस्क यानी अडल्टहुड में भी होता है। कब होता है? अडल्टहुड में होता है। अब फिर कैसे होता है ये देखेंगे इसमें। ठीक है। अडल्टहुड में कैसे मूल्यों का आत्मसात होता है, वैल्यूज कैसे हमारे जो स्वभाव का हिस्सा बनती हैं। पहला है टॉपिक में सब टॉपिक वयस्कता, इसका हिंदी में मतलब है वयस्कता, वयस्कों में, कि एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस से, जो वयस्क है अनुभव से सीखते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत है। ठीक है। ओ भैया, ओ इधर इधर इधर, कहाँ उधर देख रहे हैं आप? पड़ोसन को फोकस करिए। अडल्टहुड जो है, अडल्टहुड में पहला सब टॉपिक एक्सपीरियंस, अनुभव। एग्जाम अभी बताया कि जो वयस्क होते हैं अनुभव से सीखते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। एग्जाम्पल लेंगे, रामेश्वर नाम का एक आदमी रहता है। ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक कहानी क्रिएट कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। रामेश्वर नाम का एक आदमी है। आदमी ने जो अपने पहले बिजनेस में बहुत धोखाधड़ी की। ठीक है। उसने सोचा कि ऐसे कुछ बुद्धू बना के जो है ग्रीन वॉशिंग करके पैसे कमा लेते हैं, धोखाधड़ी कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन उसको बड़ा नुकसान हो गया, उसको बहुत नुकसान हो गया। लेकिन तो उसने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया कि, और सीखा उससे कि ईमानदारी से और पारदर्शिता से लंबे समय में लाभ होता है। ठीक है। एक साख बन जाती है तब आपको फायदा ही फायदा होता है। शुरू में तो कुछ फायदा नहीं होगा, ईमानदारी से आपको शुरू में तो कुछ नहीं दिखेगा। आप इंस्टेंट आपको कमाना है तो धोखाधड़ी से आप कमा लेंगे, लेकिन जब आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा तो आपको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तब मार्केट में आपकी साख बनेगी, तब लोग आपको पूछेंगे। फिर धीरे 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 करके आपको जो लॉन्ग टर्म में जब आपकी साख बन जाएगी ना तो आपको फायदा होगा। ये वही सिखा रहा है कि अनुभव से सीखा कि धोखाधड़ी नहीं करना है, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, जिससे एक साख बने मार्केट में, उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म में उनको फायदा होगा। ठीक है। ये इसने सीखा। कैसे सीखा? अनुभव से सीखा। वही हम पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस। समझ में आया? एक्सपीरियंस समझ में आया क्या? वयस्क में कैसे वो वैल्यूज को आत्मसात किया, पारदर्शिता और ऑनेस्टी को। ठीक है। अब जो रामेश्वर था उसके जो है हर मतलब डिसीजन में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। ठीक है। इस तरीके से जब अडल्टहुड में वैल्यूज आत्मसात होते हैं। दूसरा है अडल्टहुड में, दूसरा सब टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है। इसमें परिवार, नौकरी, समाज की जिम्मेदारियों से वैल्यूज मजबूत होती है। फैमिली है, जॉब है, सोसाइटी है, उनकी जिम्मेदारियां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको उठाते उठाते जो है वैल्यूज मजबूत होती हैं। ठीक है। फोकस करेंगे भैया, कहाँ इधर उधर मूड में आ जा रहे हैं। फोकस। एग्जाम्पल, एक सुषमा है, एक माँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुषमा जो है एक माँ भी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। ठीक है। वो बच्चों की पढ़ाई, घर और ऑफिस डेडलाइन को मैनेज करती है। पढ़ाई करती है, बच्चों की पढ़ाई देखती है, घर देखती है, ऑफिस की डेडलाइन को मैनेज करती है, टाइम पे सारी चीज़ें हो। तो इस जिम्मेदारी ने उसे डिसिप्लिन, पेशेंस और केयरिंग बना दिया। क्या क्या उसके अंदर आया?
कि बच्चों की देखभाल करनी है यानी केयरिंग आ गया, ऑफिस को डेडलाइन मैनेज करना है यानी डिसिप्लिन आ गया उसके अंदर, घर है, इन सब चीज़ों को झेलते झेलते उसके अंदर पेशेंस, धैर्य उसने आत्मसात कर लिया। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैसे वैल्यूज़ को आत्मसात करने पे मजबूर कर रहा है, ध्यान जा रहा है आप लोगों के। जब आप लोग जॉब में रहते होंगे तो भागते होंगे ऑफिस में पोहा खा के, दिल्ली में पोहा खाते होंगे, भागते होंगे बहुत जल्दी से, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। तो आप डेडलाइन मैनेज कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन हो रहे हैं, डिसिप्लिन में आ रहे हैं सारी चीज़ें। फिर वो घर से आते होंगे, बच्चे लोग खेलते कूदते होंगे तो उनको मैनेज करते होंगे, केयरिंग भी है। ठीक है, जो वर्किंग वूमेन है, जो वर्किंग मैन है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे, कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, कैसे बगल वाली को मैनेज करना है। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट सीख जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तीसरा है रिफ्लेक्शन, सोच विचार, हिंदी में इसको सोच विचार बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ मत निकाल लेना, यहाँ पे इथिक्स से मतलब है तो इसलिए सोच विचार बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तीसरा सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, अडल्टहुड पे तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपने निर्णयों और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। अपने निर्णयों और एक्शन पर सोचने से वैल्यू गहराई से बच जाती है। अपने डिसीजन, आपके एक्शन पे सोचने से वैल्यूज गहराई से बन जाती है। एग्जाम्पल लो भैया, अजय ने गलती से कलीग का क्रेडिट अपने नाम ले लिया। ठीक है, उनका एक ऑफिस में कलीग था, मिलना उसको क्रेडिट चाहिए था, खुद को मिल गया ज़्यादा, और उन्होंने बना नहीं किया, उन्होंने कहा आने दो जो आ रहा है। बाद में रात भर सोचा उन्होंने, तो उन्होंने सॉरी फील हुआ, उनको अपॉलजी जो है महसूस हुई। तो उन्होंने किया क्या, अजय ने फिर क्या किया कि जो रियल था उसको, जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए था कलीग को, उसको प्रॉपर क्रेडिट दिया और माफ़ी मांगी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचने पे, अपने वैल्यूज़ पे फोकस करने पे, सोचने पे कि हम तो यार ऐसे थे, अभी हम जो किसी का क्रेडिट खाने वाले बन गए हैं, मतलब चोर बन गए एक तरीके से। तो चोर जैसे वर्ड हमारे पे ऊपर ना लगे कि किसी के जो क्रेडिट खा जाते हैं, कि जिनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, और उसका उचित सम्मान हम खा गए कि हमने किया किसी और ने, क्रेडिट आपने ले लिया। तो उस पर बैठ के सोच रहे कि यार हमको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो उन्होंने सुबह हुआ माफ़ी मांगी कि बता दिया सबको कि यार किया इसने था, आप लोगों ने फालतू में मुझे सम्मान दे दिया, सम्मान उचित सम्मान इसको दीजिए। तो इससे रिफ्लेक्शन ने उससे उससे उसमें क्या आ गया, उसने ऐसा किया तो उसके अंदर क्या बेहतर हुआ था, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, उसका परमानेंट वैल्यू बन गया। ठीक है, निष्पक्ष रह के सारी चीज़ें बता देना, उसके उत्तर कहते हैं ना, जवाबदेहिता उसके अंदर आ गई, और उसके जो है परमानेंट उसका वैल्यू सिस्टम बन गया उसके। अब उसको बोलना, उसको एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, देखो हम कितना अकाउंटेबल है, हम अकाउंटेबल बाय नेचर हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन तीसरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे चौथा, अडल्टहुड में चौथा पढ़ रहे हैं कि कैसे अडल्टहुड में कैसे जो है वैल्यूज आत्मसात हो रहे हैं। चौथा है कंसिस्टेंसी, लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी, आई रिपीट कंसिस्टेंसी, लगातार अभ्यास करने से। ठीक है, लगातार वैल्यूज के अनुसार डिसीजन लेने से यह आदत और पहचान दोनों बन जाती है। आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो ईमानदारी है। ठीक है, आप ईमानदारी से डिसीजन लेते हैं बार बार। ठीक, बार बार लगातार 1000 बार। ठीक है, बार बार आप डिसीजन लेते हैं अपने वैल्यू सिस्टम, ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो आदत, जो आपकी हैबिट है, ये वो आपकी पहचान, हैबिट और आदत दोनों ही बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, नेहा हर महीने जो है गरीब बच्चों को स्कूल में सप्लाई देती है, कुछ खाने पीने की चीज़ें देती है हर महीने, और वो कई सालों से लगातार बार बार 1000 बार यही चीज़ कर रही है। ठीक है, तब ये जेन्यूरोसिटी उसके अंदर, कंपैशन, ये सारी चीज़ें जो है उसकी पहचान बन जाती है कि बड़ा दयालु लड़की है, बड़ी करुणामय है। ठीक है, उसकी आदत और उसकी पहचान दोनों बन जाती है। अब आदत के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें कर रही है, वो लोग उसको उसकी पहचान बना लेते कि ये बहुत दयालु लड़की है। ठीक, उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। ये, 嗯 समझ में आया? 嗯 कंसिस्टेंसी,
ये चौथा था। अब कोई लोग होंगे जिनका वैल्यू सिस्टम धोखाधड़ी करना होगा, तो अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से उस जो है फैसला डिसीजन लेंगे बार बार लगातार 1000 बार, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा। भ्रष्ट आचरण वाले आएंगे और वो करेंगे क्या क्या, बार बार लगातार 1000 बार जो है सिस्टम को चूस लेंगे। तो पढ़ लिया, अडल्टहुड में 4 चीज़ें हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी, एक्सपीरियंस से आता है, आत्मसात होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, रिफ्लेक्शन से होता है, और कंसिस्टेंसी से होता है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना इसमें थोड़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमने टॉपिक में सब टॉपिक पढ़ा, टॉपिक में सब टॉपिक पढ़ा, टॉपिक में सब टॉपिक पढ़ा। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा, चौथा नहीं, फोर्थ, ट्रेनिंग एंड सर्विस लाइफ। ट्रेनिंग एंड सर्विस लाइफ फोकस करेंगे। अब चौथा आ रहा है यहाँ पे, चौथा ट्रेनिंग एंड सर्विस लाइफ। ठीक है, अब उसमें सब टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग यानी संरक्षित प्रशिक्षण। हिंदी में क्या होता है ये, पहला स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग में रूल्स, एथिक्स, प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग में मूल्यों का आत्मसात कैसे होता है, उस पर उसको वो बता रहे हैं। मूल्यों का आत्मसात कैसे होता है वो बता रहे हैं, ट्रेनिंग से भी होता है। सर्विस आपसे किसी जॉब में जाएंगे उसमें भी होता है, ट्रेनिंग होगी तो, नहीं तो जॉब करते करते ट्रेन हो जाएंगे। ट्रेनिंग में रूल्स, एथिक्स और प्रोसीजर सिखाए जाते हैं। ठीक है, यही होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं एक, जो आईएस होते हैं, जो आईएस इन्वेजिव एलियन स्पीसीज होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो होते हैं उनको ट्रेन किया, ट्रेनी होते हैं। को आरटीआई इंफॉर्मेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, रूल्स ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे वो, उसमें भी पढ़ेंगे रूल्स ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, उनको सब अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे ट्रेनिंग को समझाया जाता है, उसमें आईएएस जो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसको समझाया जाता है कि सिटीजन की शिकायत पर बिना बायस एक्शन, बिना पक्षपाती हुए जो है बायस एक्शन लेना इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस है, आपकी सत्यनिष्ठा का अभ्यास है। वो समझ में आया, आपको पक्षपाती होके जो है काम नहीं करना है, ये उसको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। पक्षपात नहीं करना है, आपको सत्यनिष्ठा का जो है प्रैक्टिस करते रहना है। ये सारी चीज़ें वो जो वो फिजिकल वर्ल्ड में जो सिखाते हो तो सीख ही रहा होता, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही ठिका रहता है ना, कि बस एक बार ट्रेनिंग करता हूँ होने, फिर तो 1000 करोड़। विजय माल्या के बाद तो अपना ही नंबर है। ठीक है, तो मैं ट्रेनिंग में यही सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है। अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी ट्रेन किया जाता है, एक्ट के बारे में बताया जाता है, जो सिटीजन्स है उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, आपको पक्षपाती नहीं होना, डिसीजन एकदम न्यूट्रल होना चाहिए आपका। ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं ये स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस ट्रेनिंग का, जो ट्रेनी होता है सीखता है, जो ट्रेनिंग ले रहा होता है वो सीखता है। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग जो ले रहा है सीखता है कि कानून, लॉ, एथिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। लॉ फॉलो करना है, एथिक्स फॉलो करने हैं, बस ट्रेनिंग तक ठीक है, मतलब फॉलो करना है उसको इस तरीके से। ठीक है, दूसरा रियल लाइफ एक्सपोजर। ठीक है, ये ट्रेनिंग में ही दूसरा सब टॉपिक है, रियल लाइफ एक्सपोजर। एक तो पढ़ लिया हमने पहला कि स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होता है, रूल्स बताए जाते हैं, समझाया जाता है आपको एकदम सीधा सीधा कि डोंट बी बायस। ठीक है, दूसरा है रियल लाइफ एक्सपोजर, वास्तविक अनुभव दिया जाता है आपको। क्या होता है ये, फील्ड पोस्टिंग में ट्रेनी मतलब जो सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, फील्ड पोस्टिंग में ट्रेनी को अलग अलग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां मिल जाएंगी आपको, कहेंगे कि झेलो। ठीक है, अब आईएएस बन जाते हैं तो देखते हैं ना कि कुछ लोग पीछे ट्रेनिंग करने के लिए आप पीछे पीछे लगे रहते हैं। आपको लगता है कि आईएएस तो अभी हम बन गए तो हमको आगे हमको क्यों नहीं रख रहे, आपको ट्रेन किया जा रहा है।
आपको डायरेक्ट पोस्ट पे आईएएस के डीएम के पद पे नहीं बिठा दिया जाएगा, लो भैया आईएएस, नहीं, आपको डायरेक्ट आईएएस नहीं बनाया जाएगा तुरंत कि आप पास करके आ गए तो चलो एग्जाम पास कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं आपको डीएम का पद दे दिया जाए और आप ताबड़तोड़ कुछ भी कर बैठे। ट्रेन किया जाएगा आपको, रियल लाइफ एक्सपोजर दिया जाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा, कहेंगे कि झेलो। एग्जाम्पल, पुलिस ट्रेनी को जो ट्रैफिक कंट्रोल या फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाता है, उनको लगाया जाता है इस तरीके के सिचुएशन में। जैसे फ्लड, जो बाढ़ आई है, बाढ़ में सेफ एवैक्यूएशन कैसे करना है, बचा कैसे निकालना है, इंजर्ड लोगों की मदद कैसे करेंगे, जिनको चोट चपेट लग गई उनको कैसे सहायता करेंगे। ठीक है, ये रियल लाइफ एक्सपोजर दिया जाता है आपको, चाहे डीएम हो, पुलिस हो या कोई भी जिसमें ट्रेनिंग सिस्टम होती है, तो ये रियल लाइफ एक्सपोजर दिया ही जाता है उनको। ठीक है, प्रभाव क्या होता है इसका, ये आपको सिचुएशन में डाल दिया, आपने क्या एक्शन लिया, उन सब से आप क्या सीखते हैं। तो इस तरीके की अगर किसी की मदद करने वाली बात है तो उसमें आप कंपैशन सीखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग सीखेंगे कि डिसीजन कैसे लिया जाता है, कब कौन से सिचुएशन में रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसमें डिसीजन कैसे लेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं गहराई से आप में आत्मसात हो जाती है। आई रिपीट, ये जो वैल्यूज़ हैं कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, एक ट्रेनी के अंदर अच्छे से आत्मसात हो जाती है। समझ में आया? फोकस करेंगे। ओ भैया फिर आप इधर उधर देखने लगे। ठीक है, तीसरा समझ में आया? बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा। मेंटरशिप एंड रोल मॉडल। मेंटरशिप एंड रोल मॉडल, गुरु और आदर्श से सीखना, गुरु और आदर्श से सीखना, ये तीसरा है। ठीक है, सब टॉपिक है। क्या होता है? सीनियर ऑफिसर या ट्रेनर का व्यवहार देखकर एथिक्स आत्मसात करना। ठीक है, अगर सीनियर ढंग का आदमी है, वो ढंग की चीज़ें कर रहा है तो हम उसको आत्मसात करेंगे। एग्जाम्पल, सीनियर ऑफिसर हमेशा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस दिखाते हैं, जैसे टेंडर अलाउकेशन में बिना पक्षपाती हुए टेंडर जो है पास करना। ये नहीं कि किसी से साइड से पैसा लेना कि हमको टेंडर दे देना, जेब में डाले और लो टेंडर तुम, ये नहीं करते वो। पारदर्शिता पूरी निष्पक्षता से मेंटेन करेंगे, फेयरनेस रखेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देख रहा है वो, और ट्रेनी जो है देख रहा है अपने मेंटर को, तो उससे सीखना, उसको आत्मसात कर लेना। ठीक है, ट्रेनी इसे ऑब्जर्व करता है और वही वैल्यूज अपनाता है। समझ में आया? फोकस करेंगे। ओ भैया फिर आप इधर उधर कहाँ घूमने जा रहे हैं, इधर इधर इधर। फिर इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है? इंटीग्रिटी, फेयरनेस उसकी डेली प्रैक्टिस बन जाती है, डेली उसके डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, सत्यनिष्ठ रहेगा, फेयरनेस रहेगा, फेयरनेस दिखाएगा हर जगह। फेयरनेस मतलब गोरापन नहीं दिखाएगा, निष्पक्षता रखेगा हर तरीके से। ठीक है, तो उनके फेयर फेयर बोल रहे हैं तो गोरा काला कर रहे हैं कब से। ठीक है, तो चौथे पे आएंगे, समझ में आ गया होगा। मेंटर एंड रोल मॉडल समझ में आया होगा। उसको उसकी हरकतों को देख के सीखना, गलत आदमी है तो उस गलत चीजें नहीं सीखना है। रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, चौथा है सब टॉपिक, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। फोकस करेंगे। हो भैया फिर वापस इधर, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, सोच विचार और प्रतिक्रिया देना। रियल लाइफ एग्जांपल तुरंत लेंगे। ट्रेनिंग में जो है मॉक कोर्ट होता है, मॉक कोर्ट समझ रहे हैं, या सिमुलेशन एक्सरसाइज कराई जाती है। आप एग्जाम्पल ले लेंगे जुडिशरी का। ठीक, जब लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं मेन कोर्ट में, जब उनको मूक कोर्ट बोला जाता है, मूट कोर्ट। ठीक है, पूरा रियल लाइफ चीज़ें, सारी चीज़ें बना के दे दी जाती है, बस केस दे दिया जाता है कि आप इसको ऐसे हैंडल करोगे, आपको देखा जाता है उसमें। ठीक है, डायरेक्ट कोर्ट में नहीं भेज दिया जाए, जाओ सुप्रीम कोर्ट में लड़ भिड़ लो। तो वहाँ पे एक क्रिएट करते हैं, एक रियल जैसा सब कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कोड बनाते हैं, वहाँ पे बहस वहस होती है। ठीक है, फिर तारीफ होती है, वाह 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 क्या केस लड़ा है। ठीक है, तो मॉक कोर्ट होता है, सिमुलेशन एक्सरसाइज कराई जाती है ट्रेनी को। फिर ट्रेनी सोचता है कि कहाँ सही कहाँ सुधार करना चाहिए। ठीक है, मॉक ट्रेनिंग में, मॉक या मूट कोर्ट में जैसे मैंने बोला ना, तो जो लॉयर्स होते हैं उसको दिमाग में जाता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एक लाश दे दी जाती है मरी हुई, प्रैक्टिस करो।
तो देखता है कि मैंने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, सब प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल जॉब वाले हैं, जैसे जर्नलिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड वर्क दिया जाता है, रियल लाइफ एक्सपोजर दे देंगे, या फिर कोई एक ऐसा क्रिएट कर देंगे सिचुएशन कि आप जाओ, आप केस देखो कैसे होता है, कैसे हैंडल करोगे ये सारी चीज़ें। तो ट्रेनी सीखता है, सीख के समझता है कि हमने सही कितना किया, गलत कितना किया, वो मूल्यांकन करेगा बैठ के, खूब लिखेगा खूब सारा कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, मुझे इतना सुधार करना चाहिए। जो ढंग के व्यक्ति, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। जो चौड़ वाले रहते हैं, अरे हमको कौन सिखाएगा, हम तो बस पैदाइशी सीखे हुए प्राणी हैं, हमको कौन सिखाएगा। जो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं उनको उनका कुछ होना जाना है नहीं, उनको साइड लगाइए। आप ये मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं आता। जब आपको ये लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप में सीखने की प्रवृत्ति जाग जाएगी तुरंत। हर चीज़ को सीखने की नज़र से भूख भूख रहती है ना। दिमाग का खाना होता है एक, पेट का भी खाना होता है ना। पेट खाया, पेट भर गया, तो दिमाग का भी खाना होता है। वो आपकी आंखें जो जो सारी चीज़ें देख रही होती है ना आसपास, वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो खाना होता है, उसके दिमाग में जा रहा होता है वो सारी चीज़ें। अब जैसी चीज़ें आप खाएंगे, जंक चीज़ें देखेंगे, जंक जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे जो आपके काम की है, जो वो सारी चीज़ें देंगे, वो दिमाग प्रोसेस करेगा उन सब चीज़ों को। जो सपना आता है ना आपको अंट संट, यानी अंट संट चीज़ें देखी हुई है आपने, तो आपके दिमाग में जाता है। पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे तो उसी तरीके के दिमाग में आपके जाएगा। तो ये दिमाग का खाना होता है। समझ में आ गया? 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, ये चार्जिंग पे लगा दे, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना ज़रूरी है। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। हाँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। समझ में आया? तो इसमें अकाउंटेबिलिटी ये पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। तो उसमें बता रहा हूँ कि एक मॉक कोड बनाया जाएगा, सिमुलेशन एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको एक बनावटी चीज़ों में, ठीक है। इससे होगा क्या, ट्रेनिंग सोचेगा कि कहाँ मैंने सही किया, मैंने कहाँ गलत किया है। मेन परीक्षा देने से पहले आप टेस्ट देने जाते हैं ना, तो बस वैसा ही है ये। आप टेस्ट देंगे, आप पहचानेंगे कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, आपको कितना सुधार करना चाहिए, बस वैसा ही है ये। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इससे, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, जवाबदेहिता बनेगी आपकी। आप एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाएंगे अपना, क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक सोच डेवलप होगी, ठीक है। इसको आत्मसात कर लेंगे। अब आप आपके कह सकते हैं ट्रेन बार बार ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, आपके जो व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा, स्वभाव के। आपको ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ेगा, अब करेंगे आप अपने आप, कि आपको जो भी चीज़ देखेंगे वो एनालिटिकल प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। फैक्चुअल चीज़ें नहीं देखेंगे, वो रटने वाला काम आपको वैसे भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब 5वां है, टॉपिक में ही सब टॉपिक जा रहे हैं। 5वां, पढ़ने की कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन, लगातार अभ्यास। ये चीज़ें जो जितनी सारी चीज़ें हुई हैं ना, वे चारों चीज़ों को बार 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 लगातार 1000 बार ये सारी चीज़ें करते रहने से वो आपके स्वभाव का एकदम गहरे संस्कारों के स्तर पे चला जाएगा। वो सारी चीज़ें आत्मसात कर लेंगे आप पूरी तरीके से। क्या होता है ये, एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि रोज एथिकल बिहेवियर और प्रोसीजर फॉलो करना। रोज डेली आप एथिकल बिहेवियर करेंगे, प्रोसीजर बार बार फॉलो करते रहेंगे, प्रोसीजर नियमतः काम करते रहेंगे, और अपना स्वभाव एथिकल बिहेवियर, आपका व्यवहार नैतिक रहेगा। हमेशा रोज करना है ऐसे, प्रैक्टिस करते 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 वो कब आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत बदतमीज टाइप के आदमी हैं, आप एक्टिंग करने लगे तमीज़वर की, डेली करिए कि हमको तमीज़वर वाली एक्टिंग करनी है, हमको गुस्सा आ रहा है लेकिन हम आप कह के बात करेंगे। करते 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 कब देखेंगे 2 साल 3 साल ऐसा लगातार करते करते आप इसी तरीके से बात करने लग जाएंगे। आप देखेंगे 3 साल या 2-3 साल के बाद कि आपका व्यवहार पूरा बदल चुका है, आप बदतमीजी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके संस्कारों के स्तर पर वो जा चुका है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से हो सकता है ये सारी चीज़ें। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेंगे कि डेली डायरी लिखना, फील्ड रिपोर्ट सबमिट करना, सिटीजन्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करना, रोज 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 जो है सिटीजन से मिलना, ठीक है। हर एप्लीकेशन को प्रॉपर वेरीफाई करना, जो भी आ रहा है ना वो एप्लीकेशन लोग दे रहे हैं अपना लिख के समस्याएं, उसको ढंग से वेरीफाई करना, टाइम पे एक्शन लेना उस पर,
इन सब से होगा क्या? इससे आपकी इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, वो आपके परमानेंट हैबिट का हिस्सा बन जाती है। हम हमेशा प्रोफेशनल रहेंगे, ठीक है। ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी, घर के टाइम पे घर पे जैसा व्यवहार करते हैं घर पे करेंगे, प्रोफेशनल जगह प्रोफेशनल तरीके से डील करेंगे। पूरा आपका जो पर्सनैलिटी है ना डिवाइड हो जाएगी, हर जगह के आपके दिमाग में खाने बन जाएगी, मुझे यहाँ ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। करना नहीं पड़ेगा आपको दिमाग में खाना, वो ऑटोमेटिक आपके संस्कारों के स्तर पर खाने बन जाएंगे, बॉक्सेस बन जाएंगे, और आप बाई नेचर वो सारी चीज़ें आप करने लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी? ट्रेनिंग एंड सर्विसेज लाइफ में सब टॉपिक हमने पढ़े, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, रियल लाइफ एक्सपोजर, मेंटरशिप एंड रोल मॉडल्स, और रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, और उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेशन। ये 5 सब टॉपिक थे। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं जॉन बॉल्बी का एक अटैचमेंट थ्योरी है। जॉन बॉल्बी कौन थे? कौन थे? थिंकर थे, वेस्टर्न थिंकर थे, ठीक है। जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फोकस करेंगे भैया, आप एकदम ध्यान से आ जाओ। ये वैल्यू को आत्मसात करने का जो चीज़ें हैं ना, उसमें एक थ्योरी भी है, रिसर्च हुए हैं उस पर बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक रिसर्च जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके सामने आ रहा है। अब आ रहा है भाई, फोकस। अटैचमेंट थ्योरी, जॉन बॉल्बी कह रहे हैं कि बच्चों को अपने माता पिता या प्राइमरी केयर गिवर कौन? केयर गिवर का मतलब क्या है? जो पालन पोषण कर रहा है, ठीक है। जैसे माँ हो गई, दादा दादी हो गए, तो बच्चों को अपने माता पिता या प्राइमरी केयर गिवर से लगाव या जुड़ाव उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है इसका? मेंटली इमोशनल डेवलपमेंट, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी केयर गिवर जो है माता पिता से लगाव और जुड़ाव ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये। अब इसमें अटैचमेंट थ्योरी क्या थी? यही थी अटैचमेंट थ्योरी, लेकिन थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, इलेबोरेट करेंगे अच्छे से। क्या थी अटैचमेंट थ्योरी? कि प्राइमरी केयर गिवर यानी माता पिता या दादा दादी से लगाव या जुड़ाव बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यही है अटैचमेंट थ्योरी, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उनके। अब क्यों ये मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऐसा क्या आ जाएगा, ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा? आगे आ रहा है। अगर बच्चा सिक्योर अटैचमेंट महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, सुरक्षित लगाव महसूस करता है, तो वह दुनिया को एक्सप्लोर करने में कॉन्फिडेंट होगा, बाहर लोगों से मिलेगा, घुलेगा, वो एक्सट्रोवर्ट होगा, ज़्यादा लोगों से मिलने जाए, मतलब बहिर्मुखी होगा। बहिर्मुखी क्या मतलब? जो लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, खोजी टाइप के होते हैं, बाहर तुरंत लोगों से फटाफट रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं, वैसा बनेगा अटैचमेंट अगर उसका सिक्योर रहा तो। मतलब सिक्योर अटैचमेंट भी पढ़ेंगे भी हम आगे। सिक्योर अटैचमेंट, सुरक्षित लगाओ, मतलब माता पिता उन पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से प्रेम दिखा रहे हैं, उसके सारी चीज़ों को ख्याल रख रहे हैं, ये सिक्योर अटैचमेंट है। बच्चे को भी लगता है कि हाँ हमारे लिए कोई तो खड़ा है। अगर बच्चा इनसिक्योर अटैचमेंट में महसूस करता है, अगर बच्चा इनसिक्योर अटैचमेंट महसूस करता है, आई रिपीट इनसिक्योर अटैचमेंट, तो वो डरपोक होगा, दूसरों पर भरोसा नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं ना, वो सुनने में हमको भरोसा नहीं है यार किसी पे, आई डोंट बिलीव इन, इस तरीके की भाषा सुनते होंगे। तो इनसिक्योर अटैचमेंट से गुजरा है वो, गलती उसकी नहीं है। परवरिश करते समय माँ बाप ने या दादा दादी जो भी उसका पालन पोषण या केयर गिवर था, ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है। ओवरऑल मतलब क्या था इसका? अभी जो हमने सिक्योर अटैचमेंट पढ़ा, इनसिक्योर अटैचमेंट पढ़ा, और जॉन बॉल्बी का हमने अटैचमेंट थ्योरी देखा कि मानसिक और भावनाओं के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने माता पिता जो है उसके साथ एक प्रेम का जुड़ाव रखें। तो मतलब है कि बच्चे के मन का विकास उनके केयर गिवर के प्यार और सुरक्षा पर बहुत निर्भर करता है। ओवरऑल मतलब यही है। तो मतलब उसके माइंड का डेवलपमेंट, उसके खोपड़े का, उसके माइंड का डेवलपमेंट इमोशनली, मेंटली, ये केयर गिवर की जिम्मेदारी है। दादा दादी, माता पिता जो भी उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रेम और उसको सिक्योरिटी जो है दे, महसूस कराएं उसको। जॉन बॉल्बी यही बोल रहे थे,
अब ये तो पढ़ लिया हमने अटैचमेंट थ्योरी क्या होती है, समझ में आया कि बच्चे के जो है मेंटली और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी केयर गिवर है उनसे जुड़ाव, लगाव, प्रेम का, सुरक्षा का होना चाहिए। बच्चे को महसूस होना चाहिए कि उसके लिए कोई है, अगर वो मुसीबत में पड़ता है तो उसको तुरंत सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो ये जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थ्योरी था। अब जॉन बॉल्बी के बाद मैरी एंसवर्थ, एक नाम फिर से आ रहा है, आई रिपीट, जॉन बॉल्बी के बाद जो है मैरी एंसवर्थ ने बच्चों के अटैचमेंट को 4 भागों में बांट दिया, डिवाइड इनटू 4 टाइप। जॉन बॉल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी दी, उसको आगे बढ़ के मैरी एंसवर्थ ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। फोकस करेंगे, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है, वही सिक्योर अटैचमेंट। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है, आज क्लास लंबी होने जा रही है थोड़ा, लेकिन फोकस करेंगे। सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है, बच्चा अपने माता पिता से जुड़ा रहता है, सुरक्षित महसूस करता है, माता पिता के दूर होने पर थोड़ी उदासी होती है लेकिन जल्दी शांत हो जाता है। ठीक है, एक बच्चा जो है सिक्योर अटैचमेंट में अपने माता पिता से जुड़ाव रखता है, प्रेम है, माता पिता भी उस पर खूब ध्यान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा सहमता है, लेकिन फिर लगता है उसको कि हाँ माता पिता थोड़े समय के लिए बाहर गए, वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सिक्योर अटैचमेंट होता है। एग्जाम्पल, रामू नाम का एक बच्चा है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। रामू नाम का एक लड़का है, बच्चा है, उसकी माँ काम पर जाती है। जब रामू को माँ को जाते देख उदास होता है, जब माँ जाती है काम पे तो रामू उसको देखता है कि बाहर जा रही है तो उदास हो जाता है, लेकिन जल्दी खिलौनों में खेलने लगता है, खिलौना आसपास है वो खेलने लगता है खिलौनों में। उसे पता है कि माँ वापस आएंगी, उसके दिमाग में ये फिट है कि माँ वापस आएंगी, तो ये सिक्योर अटैचमेंट है। लेकिन जहाँ बच्चे को ये भरोसा है, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, भरोसा। ठीक है, बच्चे को भरोसा है कि जब भी मुझे दिक्कत होगी माँ वापस आएंगी, मेरी मदद करेंगी, मेरी सहायता करेंगी, मेरा ध्यान रखेंगी, ये सिक्योर अटैचमेंट होता है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा अटैचमेंट थ्योरी में दूसरा पढ़ रहे हैं, इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट। इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, असुरक्षित पर बचाव वाला लगाव। असुरक्षित है लेकिन बचाव वाला लगाव है। क्या है ये, बच्चा अपनी भावनाओं को छुपाता है, दूसरों से दूरी बनाता है। ठीक है, बच्चा अपने इमोशंस को छुपा रहा है और दूसरों से दूरी बना रहा है। एग्जाम्पल, मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल समझेंगे कि सीमा की माँ बहुत बिजी रहती है। एक सीमा नाम की महिला है, जो है नहीं, सीमा की माँ मतलब सीमा बच्ची है, उनकी माँ जो बहुत बिजी रहती है। सीमा माँ के पास जाकर नहीं बैठती, सीमा जो है माँ के पास नहीं बैठती है और रो भी नहीं पाती है, जैसे किसी से उम्मीद ही नहीं है, वो अकेले खेलना पसंद करती है। ठीक है, एक सीमा नाम की लड़की है, वो जो है माँ बहुत उसकी एक माँ है बच्ची के, बिजी रहती है। न सीमा अपने माँ के पास जाती है बैठने के लिए, न उसके पास रो पाती है, न अपने इमोशन एक्सप्रेस कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। वो जो है अकेले खेलना पसंद करती है, अकेले रहना। होते हैं ना कुछ लोग जो अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया लोगों ने, उनके घर वालों ने उनको प्रेम से कुछ नहीं दिया उनको, तो वो अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, अपनी बातें लोगों से शेयर करना बंद कर देते हैं। ठीक, तो इसे इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, बच्चा अपनी भावनाओं को छुपाता है, दूसरों से दूरी बनाने लगता है, बताता नहीं किसी को, उस तरीके का वो व्यवहार झेला होता है। बच्चे की गलती नहीं है, आई रिपीट, बच्चे की गलती इसमें नहीं आएगी कभी, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको परवरिश नहीं मिली ढंग से, तो इस तरीके का उसका स्वभाव बन गया। तो जो भी आज आपका स्वभाव है, आपकी परवरिश, आप किस तरीके के पीयर ग्रुप्स में रहे हैं, वो सारी चीज़ें कह सकते हैं ना कि बाई प्रोडक्ट मिली हुई है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आप कोई डिसीजन आज ले रहे हो, वो आपका रोल है ही नहीं। तीसरा इनसिक्योर एम्बिवेलेंट, या फिर ये कहें कि रेजिस्टेंट अटैचमेंट। तीसरा अटैचमेंट थ्योरी में तीसरा पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी मतलब है कि असुरक्षित लेकिन क्लिंजी लगाव। क्लिंजी क्या होता है, चिपकू। क्लिंजी का मतलब होता है चिपकू, चिपकना।
मतलब बच्चा बहुत क्लिंजी होता है, बार बार माँ या पिता को चाहता है। ये इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे कि सोनू अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रहता। सोनू अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रहता। माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो रो रो के तंग कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं ना, देखेंगे माँ से थोड़ी सी दूरी बनी तो लगेंगे पैं 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 करने जोर जोर से। उसे भरोसा नहीं है कि माँ वापस आएंगी। हमने अटैचमेंट थ्योरी में क्या पढ़ा था कि बच्चे को बहुत प्रेम मिला है, माँ थोड़े समय के लिए दूर जाती हैं तो लेकिन वो समझ जाता है कि हाँ चलो गई हैं, आ जाएंगी वापस, उसको भरोसा होता है। यहाँ पे भरोसा नहीं होता उसको सब कुछ प्रेम सब कुछ मिल रहा है इसको, लेकिन चिपकू टाइप का है, क्लिंजी है। थोड़े समय के लिए माँ वापस जाएगी तो उसको भरोसा नहीं होता कि माँ वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, तो रोने लगेगा, पैं पैं खूब करेगा जोर जोर से। यही है इनसिक्योर एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। ठीक है, अब चौथा आ रहा है, लास्ट है, चौथा है लास्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। आई रिपीट, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, अव्यवस्थित लगाव। ठीक है, क्या होता है ये? बच्चा भ्रमित और डर के बीच रहता है, भ्रम और डर के बीच में रहता है। ठीक है, क्या मतलब क्या है इसका, डर और भ्रम के बीच में रहता है? मतलब ये कि बच्चा नहीं जानता कि किस पर भरोसा करे और कैसे प्रतिक्रिया दे, कैसे, मतलब उसको भरोसा ही नहीं होता है किसी पे। बच्चा नहीं जानता कि किस पर भरोसा करा जाए और कैसे प्रतिक्रिया दे। इसी का मतलब इसका बच्चा भ्रमित और डर के बीच रहता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि बच्चा जो है नहीं जानता किस पर भरोसा नहीं करना, ऐसा क्यों हो जाता है? कारण क्या है इसका? बच्चा क्यों नहीं जानता? कारण ये होता है कि घरेलू हिंसा या डर, घर में तंग व्यवहार या झगड़े, मतलब देखते होंगे ना डोमेस्टिक वायलेंस घर में होता रहता है, बच्चे किनारे खड़े होकर देख रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, तो उनके अंदर बचपन से ही जो ये सब झेलते हुए बड़े होते हैं ना बच्चे, तो उनके अंदर एक तंग व्यवहार, जो इस तरीके का स्वभाव उनका बन जाता है कि किस पर भरोसा करे, किस पे भरोसा नहीं करे, वो इस तरीके का स्वभाव उनके अंदर डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। मतलब माता पिता जो केयर गिवर है ना, उन्हीं में से कंफ्यूज हो जाएगा कि इन पर भरोसा करे कि इन पर भरोसा करे, क्योंकि घर में माहौल क्या था? डोमेस्टिक वायलेंस, डर का माहौल, हमेशा लड़ाई झगड़े घर में होते रहते थे। ठीक है, तो माता पिता का जो अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार होता है, दूसरा कारण क्या है इसमें? माता पिता का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, कभी प्यार करेंगे, कभी गुस्सा करेंगे, कभी कूट के मारेंगे। देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, बच्चे को कान पकड़ के पीटना, इस तरह की गंदी हरकतें जो करते हैं। तीसरा क्या कारण है इसी का कि बच्चा इस तरीके का हो गया है कि निग्लेक्टेड एंड अब्यूज, बच्चा प्यार और सुरक्षा दोनों खो चुका है। एक वीडियो वायरल हुआ था ना, जो सड़क पे बच्चे भीख मांगते हैं तो उसमें से किसी ने बहुत खींच का थप्पड़ मार दिया था छोटे बच्चे को, बच्चा रो रहा था, उसको अब दे भी दिया जा रहा था कुछ खाने को तो भी नहीं खा पे ले रहा था किसी चीज़ को। तो ये निग्लेक्टेड या एब्यूज़ करना, तो बच्चा जो प्यार और सुरक्षा दोनों खो चुका है, पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा किसी पे। समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल लेंगे तो दिमाग में और क्रिस्टल क्लियर होगा थोड़ा, कि छोटू का घर में तंग व्यवहार होता है। छोटू के घर में जो है तंग व्यवहार होता है। एक छोटू नाम का लड़का है, उनके घर में जो है लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी माँ को गले लगाने भागता है, कभी डर के पीछे हट जाता है, उसे नहीं पता है कि किस पर भरोसा करे या नहीं, किस पर भरोसा करे। कि घर में ऐसा माहौल बना हुआ है, कभी झगड़े हो रहे हैं, कभी अनसन की हरकतें हो रही है, बच्चा कोने में बैठ के सहम के देख रहा है ये सारी चीज़ें, तो उस पर भरोसा नहीं जमता, किस पे भरोसा करे। कभी माँ को गले लगाने भागेगा, कभी डर के पीछे भाग जाएगा, कभी पिता के पास जाएगा, कभी पिता से डर के पीछे भाग जाएगा। इसका स्वभाव बनने लगता है वो, तो भरोसा नहीं कर पाता। तो यही बता रहे हैं कि जॉन बॉल्बी का जो अटैचमेंट थ्योरी था, उसमें सब टॉपिक जो उनको 4 डिवाइड किया, उनको 4 टाइप में बदला। मैरी एंसवर्थ ने ही इसमें बताया कि डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट यही होता है कि बच्चा भ्रमित रहता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल मैंने दे दी, अब मैं समराइज कर लेता हूँ एक बारी। ठीक है, कि हमने अटैचमेंट थ्योरी पढ़ा जिसमें केयर गिवर से भावनात्मक जुड़ाव होता है। हमने सिक्योर अटैचमेंट पढ़ा जिसमें बच्चा कॉन्फिडेंट और खुश रहता है। और हमने इनसिक्योर अटैचमेंट पढ़ा जिसमें बच्चा जो है क्लिंजी होता है,
ठीक है, अवॉइडेंट होता है, तो चिपकू टाइप का। फिर तो मतलब इन सब का ओवरऑल अगर हम मतलब निकालें, फिगर आउट करें सब चीज़ को, तो बच्चा जो है सिक्योर अटैचमेंट में बड़ा होता है तो फायदा होता है, समाज में अच्छे रिश्ते बनाता है, स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो मूल्यों का आत्मसात करना, अटैचमेंट थ्योरी जो है इसको उधेड़ के दिखाता है कि अगर माहौल ठीक नहीं रहा, अगर माहौल ठीक नहीं रहा तो बच्चे जो है ठीक से जो उनकी परवरिश अगर नहीं हुई, पेरेंटिंग करना अगर आपको गड़बड़ हुआ आपका, तो बच्चे किस दिशा में जा सकते हैं, ये जो है जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थ्योरी साफ साफ दिखाता है। सिक्योर अटैचमेंट, इनसिक्योर अटैचमेंट, एम्बाइवैलेंट अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये हमें सीखने को क्या मिला इनसे, आज मूल्यों का आत्मसातीकरण से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, एक पर्सनालिटी बचपन से बड़े होने तक कैसे तैयार होती है, ये उसका प्रोसेस है। ये आधा प्रोसेस बताया है मैंने, अभी बताया कि आत्मसातीकरण क्या होता है। अब मैंने आपको आज बताया कि आत्मसातीकरण जो है वैल्यूज़ का कब होता है, कैसे होता है, उसमें एक थ्योरी दी है मैंने कि थ्योरी क्या उधेड़ के दिखाता है हमें कि बच्चों की परवरिश करने में क्या क्या गलतियाँ होती हैं। ठीक है, अब हम आगे कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार होती हैं ये सारी चीज़ें, क्या टूल्स है, क्या कारक है इसके। ठीक है, तो आज अब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो पीडीएफ बल्क में ही इकट्ठा आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कोई क्वेरी करना होगा आप डायरेक्ट कॉल करेंगे या वो मैसेज ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है उससे, या फिर कुछ और पूछना हुआ तो उससे रिलेटेड आप डायरेक्ट जो है मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार रिकैप कर लेंगे शुरू से पूरा क्या क्या पढ़ा है हमने, उसके बाद सीधे बंद करेंगे। आज 9वीं क्लास थी, हमने पढ़ा कि मूल्यों का आत्मसातीकरण कब होता है, कैसे होता है। उसमें हमने चाइल्डहुड पढ़ा, बाल्यावस्था, उसमें सब टॉपिक था इमिटेशन, सब टॉपिक इमिटेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव। तीसरा हमने पढ़ा रिपीटेशन, दोहराव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें वैल्यूज़ पढ़े हमने कि कैसे ये आत्मसात होते हैं। फिर हमने पढ़ा है दूसरा कि टीनेज, किशोरावस्था में मूल्यों का आत्मसात कैसे होता है। टीनेज में भी हमने रोल मॉडल पढ़ा, रोल मॉडल इफेक्ट पढ़ा, हमने पीयर इन्फ्लुएंस पढ़ा, हमने क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ा, आइडेंटिटी फॉर्मेशन पढ़ा। ठीक है, फिर हमने तीसरा अडल्टहुड पढ़ा कि अडल्टहुड में वयस्क होने पर हमें कैसे मूल्यों को आत्मसात करते हैं। एक्सपीरियंस से करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब करते हैं, रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन से करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं। ठीक है, फिर हम चौथे पे आए कि ट्रेनिंग एंड सर्विस लाइफ से हम मूल्यों को आत्मसात करते हैं। पहला उसमें सब टॉपिक पढ़ा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा रियल लाइफ एक्सपोजर, तीसरा पढ़ा मेंटरशिप एंड रोल मॉडल्स, चौथा पढ़ा रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक, पांचवा पढ़ा हमने कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेशन। ठीक है, ये पढ़ा। फिर हमने जॉन बॉल्बी का अटैचमेंट थ्योरी पढ़ा। ठीक है, कि उन्होंने कैसे बताया कि बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए माता पिता या प्राइमरी केयर गिवर्स से प्रेम का जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, जॉन बॉल्बी के बाद ही जो उन्होंने मैरी एंसवर्थ ने इसको अटैचमेंट थ्योरी को चार भागों में बांट दिया। अटैचमेंट को किस किस में, सिक्योर अटैचमेंट, इनसिक्योर अटैचमेंट, या फिर ये कहें कि इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट, फिर इनसिक्योर एम्बाइवलेंट, या फिर रेजिस्टेंट अटैचमेंट, और चौथा डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। ये हमने पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। थैंक यू।